अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एक मुजाहरा हो रहा है इंडिया के ख़िलाफ़, और लेकिन साथ ही बहीरा अरब में क्या हो रहा है ज़रा ये देखिए। आपने देखा कि विक्रांत जो इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हमने पिछले कुछ दिनों से आपको बता रहे हैं कि मूवमेंट है उसकी बहीरा अरब में, और 23 अप्रैल को ये वहाँ से निकला था भारतीय मीडिया के मुताबिक और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के मुताबिक। और फिर उसके बाद हमने बताया कि पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स रेड अलर्ट पे है, और आज 26 अप्रैल को जो इतलात आ रही हैं और सेटेलाइट पिक्चर्स जो आ रही हैं जिसको हमने डबल कंफर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन उन इतलात के मुताबिक विक्रांत जिस पे इंडिया को बहुत नाज था और $3 बिलियन उसकी कीमत थी, वो वापस अपने पोर्ट पे चला गया है क्योंकि उसको ख़तरा है कि कहीं वो तबाह ना कर दिया जाए। और ये हमारे आज के प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि कशीदगी अभी जारी है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी सख्त कशीदा सूरत हाल है। लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर से ले के कराची तक और तमाम जगह पे इंडिया के साथ बॉर्डर्स पर अभी तक हालात नॉर्मल नहीं हैं, और उसकी वजह आप सबको पता है पहलगाम में जो कुछ हुआ। अपने प्रोग्राम का आज का आगाज़ करते हैं। अहम खबर ये है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 53 दहशतगर्दों को आज हलाक कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान से वो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ इतलात थी पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान कई दिनों से ये बात कर रहा है कि इंडिया कोशिश करेगा कि वो अपनी प्रॉक्सीज जो उसमें TTP और BLA शामिल हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वो दहशत गर्दाना हमले करवाना चाह रहे हैं, और उसके ज़रिए बेयकीनी की कैफियत और एक फेयर की कैफियत पैदा करने चाह रहे हैं। उस खौफ की अलामत को पाकिस्तानियों ने मीम्स बनाकर सोशल मीडिया पे तो तोड़ ही दिया है। आज ये दहशतगर्द भी मारे गए हैं। ये आज की अहम खबर है, और बढ़ते हैं आज के हमारे प्रोग्राम की तरफ। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी पाक भारत जंग, अमेरिका चीन के बाद सऊदी अरब और ईरान की एंट्री, और इसमें हमें ज्वाइन करेंगे तारिक फजल चौधरी साहब, वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर हैं। और इसमें बहुत हम देख रहे हैं कि इंटेंसिव डिप्लोमेसी हो रही है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बहुत सारे ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा से बात करें। और अभी जो मैंने आपको बताया कि लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने जो मुज़ाहरा हो रहा है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपने बरतानवी हम मनसब से भी इसी मौजू पर बात किया है। ईरान के सदर की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात हुई है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है, और चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है। तो ये जितनी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो रही है इंटेंसिव किस्म की, इसकी वजह यह है कि जो इंडस रिवर अकॉर्ड जो ट्रीटी जो है उसको इंडिया ने एब्रोगेट किया है, पाकिस्तान ने शिमला अकॉर्ड को हेल्ड इन अबेंस किया है। इसके असरात क्या होंगे, और जो ये डिप्लोमेसी हो रही है इसके असरात क्या होंगे सूरत हाल पर, इस पर हम बात करेंगे। हमारा आज का हॉट इशू होगा सस्ता खून महंगा पानी। ये पंजाबी फिल्म का एक टाइटल है, और इसको इसलिए रिलेट किया कि बिलावल भुट्टो साहब ने रिसेंटली कहा था कि इंडिया को मुखातब करते हुए कि अगर सिंध में पानी नहीं होगा तो फिर खून बहेगा, और इंडिया को तो उन्होंने ये मैसेज वाज़ेह तौर पे दिया। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके दरमियान जो मीटिंग हुई उसमें ये मसला ख़त्म हो गया, लेकिन बदकिस्मती से कुछ सियासी एलिमेंट ऐसे हैं सिंध में जो अभी भी सड़कें ब्लॉक किए हुए हैं। पंजाब के ख़िलाफ़ जो मुआहदा ख़त्म हो चुका है, जो नहरें नहीं बन रही, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने अभी तक कोई मुजाहरा नहीं किया। वो पाकिस्तानियों की ज़िंदगी पाकिस्तान में, सिंधियों की ज़िंदगी सिंध में मुश्किल बनाए हुए हैं। क्या वजह इसकी, इसके पीछे कौन है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उनकी इंटेंशंस क्या हैं कि पंजाब के ख़िलाफ़ वो किसी मफरूज़े पे भी एहतजाज करेंगे, लेकिन इंडिया ने जिसने वाज़ेह तौर पर इंडस रिवर ट्रीटी को ख़त्म कर दिया उसके ख़िलाफ़ उनके मुँह से चूं भी नहीं निकल रही। हमारे आज का हॉट इशू इस पे होगा, और एडिटोरियल हमारा होगा न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार के जंगी गुब्बारे से हवा निकाल दी, और किस तरीके से निकाली, उन्होंने उनकी बड़कों को किस तरह से एक्सपोज किया। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकी अखबार, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे क्रेडिबल, ये हम आज के एडिटोरियल में। तारिक फजल चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने जो टी शर्ट आज पहनी हुई है इससे लगता तो यही है कि काफ़ी कंफर्टेबल है हुकूमत, और आप लोग किसी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार नहीं है, लेकिन हमें जो कुछ इंडियन मीडिया को देख के लगता है कि जंग किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। आप बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखें, हुकूमत जो है वो कंफर्टेबल तभी होती है जब कौम कंफर्टेबल हो, और अल्लाह ताला के फजल से जिस तरह कौम में आप देख रहे हैं एक यकजहती आपको नज़र आ रही है, कौम में आपको एक मुसम्मा इरादा नज़र आ रहा है कि हर तरह के हालात से
लड़ने का अपनी अफवाज के साथ, जिस तरह उन्होंने एक अनकंडीशनल सपोर्ट दी है अबव पार्टी लाइंस, अबव पॉलिटिक्स। हम जितने भी हवालों से कौम के अंदर जो है वो किसी तरह की कोई आप ये कहें कि ना इत्तफाकी होती है, आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन उसके बावजूद इस इशू के ऊपर पूरी कौम यकजा है और इंशाअल्लाह ताला किसी भी इंडिया की जो जारियत है उसका डट के मुकाबला किया जाएगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ऐसी कोई जारियत इंडिया करने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले भी जो वेंचर इंडिया ने किया था उसका जो जवाब उसे मिला है, उसके बाद वो बहुत मोहतात है। और ये सारी गीदड़ भपकी हैं जो आगे पीछे वो बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इस बात को जानता है कि जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसका मुद्दा जिस तरह बगैर किसी तहकीक के उन्होंने पाकिस्तान के साथ थोपने की कोशिश की है, ये बिल्कुल गलत है और पूरी दुनिया ने इसको मुस्तरद कर दी है। और इंशाअल्लाह ताला जो ये सिंध तास माहदे की आप बात कर रहे हैं, पूरी इंडिया जो समझता है, मैं उस पर आता हूँ। आपने कहा पूरी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है, प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान तो हम सुन चुके हैं। तो इसके अलावा आपके पाकिस्तान के राब्ते हो रहे हैं सऊदी अरब से, ईरान से और चीन से भी, तो उनके ज़रिए क्या बातचीत हो रही है? क्योंकि इंडस रिवर ट्रीटी जो उन्होंने ख़त्म की है उसके बाद तो पाकिस्तान के पास भी हक है ना कि वो रावी, सतलज और ब्यास पर क्लेम वापस डाले कि नहीं? बिल्कुल जी, ये सारे हमारे राइट्स हैं और तमाम जो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हक पे है। पाकिस्तान जो है उसका मौक़िफ़ बड़ा जानदार है और पूरी मौक़िफ़ तो जानदार है, लेकिन मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है कि ब्यास, सतलज और रावी, इस पे जो पानी रोका हुआ है जिन हेडवर्क्स पे इंडिया ने, आपने कहा कि अभी जारियत करेंगे तो हम पहली स्ट्राइक हम करेंगे। क्या पाकिस्तान अब स्ट्राइक करेगा इन वाटर रिजर्वायर्स पे? पाकिस्तान जो इन तीनों दरियाओं को उन्होंने रोका हुआ है, अब इंडस वाटर ट्रीटी तो है नहीं, या आप अदालत में जाएंगे? बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया की जो पहली जारियत थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब भी अगर वो कोई वेंचर करता है तो उसका जवाब उससे ज़्यादा सख्त दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होती है, ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत है। मैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से हमें भी बताएंगे, कौम को भी बताएंगे। नहीं, कौम को बताएंगे उस वक्त जब मुनासिब वक्त आएगा। मीम्स की हद तक तो ठीक है, लेकिन संजीदा मामला है ना, खतरनाक सूरत हाल तो है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। इंडस रिवर ट्रीटी नहीं है अब, इसका मतलब सतलज, ब्यास और रावी पे जो अंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हो गई। सार साहब आप एक ही सवाल तीसरी दफा पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब में दे नहीं सकता, इसलिए कि ये एक स्ट्रेटेजिक कौम तो जवाब स्ट्रेटेजी है। कौम जवाब उस वक्त चाहेगी कि जब सूरत हाल क्लियर होगी। अभी तो इंडिया ने कोई ऐसी जारियत की नहीं। मैं आपको कैसे कह सकता हूं गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्राइक हम करेंगे अगर वाटर इशू पे उन्होंने कुछ किया तो? बिल्कुल करेंगे, तो लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी मैं आपको 1, 2, 3 में तो नहीं बता सकता कि पहला बम यहाँ गिरेगा, दूसरा यहाँ गिरेगा, तीसरा यहाँ गिरेगा। ये जो स्ट्रेटेजी है ये हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले इदारे हैं, दिफाई इदारे हैं, ये उनका काम है। अवामी नुमाइंदों का भी काम यही है। अवामी नुमाइंदों का काम जो है फौज को बताना नहीं है कि फलां जगह बताना नहीं है, लेकिन फौज को पता होता है कि हमने क्या करना है। अपना मशवरा थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि इस इशू पे ये सारा मैं आपको चौथी दफा भी यही जवाब दूंगा कि ये स्ट्रेटेजी बनाना हमारी आर्म्ड फोर्सेस का काम है, हमारे जो डिफेंस के इदारे हैं उनका काम है। पार्लियामेंट का काम नहीं है। पार्लियामेंट बनाती होती है, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। नहीं, पार्लियामेंट ही बनाती होती है। फिर देखिए, फिर आप कहते हैं कहां से आपने बॉर्डर क्रॉस करना है, फिर आप कहते हैं जी कि पार्लियामेंट, आपने कहां से जहाज उड़ाना है, फिर आप कहते नहीं ये बात नहीं कर रहा मैं ये बात कर रहा हूं कि इससे पहले जो इंडिया ने ऑपरेशन किया था, उसके बाद इंडिया के जो जहाज मारे गए थे वो पार्लियामेंट ने बताया था कि वहां से जहाज उड़ाओ और उसका पीछा करो। ऐसा नहीं होता। फिर जब कहा जाता है कि सियासतदान अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते, अपना जो उनका रोल है वो नहीं प्ले करते, इसी बात पे करते हैं जो आप कर रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं, आप बिल्कुल एक वो बात कर रहे हैं कि जिसका जो एक हमारी आप ये कहें कि डिफेंस एंड ऑफेंसिव स्ट्रेटजी होगी वो पार्लियामान में डिस्कस होगी नहीं होगी। जैसे इंडिया की तरफ से कोई जारियत हुई, फिल फॉर जिस जगह से हुई उसी जगह से उनको मुंह तोड़ पार्लियामेंट में नहीं होगी, कैबिनेट में तो होगी ना। ये जो है ये जो कैबिनेट में जब मौका आएगा तो हो जाएगी। कब आएगा मौका? लेकिन ये जब मेरा मतलब है कि हम पाकिस्तान जो है वो एक पीस लविंग कंट्री है, पाकिस्तान की तरफ से पहले कोई एग्रेशन नहीं होगी। अगर इंडिया ने एग्रेशन की कोशिश की तो उसका जवाबी रद्द-ए-अमल फिल फॉर होगा। ऐसा करता हूं, अब एक पाकिस्तानी के तौर पे 5वीं दफा पूछता हूं कि इंडस रिवर ट्रीटी खत्म हो गई है, सतलज, ब्यास, रावी हमने इंडिया को दे दिया था, उसमें अब पानी नहीं आता, उसमें अब पानी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। ठीक, तो अगर वो नहीं इंडिया छोड़ता पानी, अगर इंडिया पानी नहीं छोड़ता तो हम क्या करेंगे? ये जो सिंध तास माहदे वाली बात है, अब ये भी इंडिया की खाम ख्याली है कि वो इस माहदे को
यकतरफा तौर पे ख़त्म कर सकता है, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल दिया ट्रीटीज़ उसने। होती हैं, नहीं उसने कहा कि मैंने इसको कर दिया है, हेल्ड कर लिया है, लेकिन वो हेल्ड इसे कर नहीं सकता। ये इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, इंटरनेशनल गारंटीज़ होती हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स होती हैं, वहाँ पे आपको आप जब इंटरनेशनल उसमें कोर्ट शिकें में मौजूद हैं इंटरनेशनल बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे। ये फैसला किसने करना है, आपने, हुकूमत ने, या ये हुकूमत ने करना आर्म है, फोर्सेज ने? बिल्कुल हुकूमत ने करना है ये ये मैं फैसला। पूछ रहा था आपसे। मैं तो ये आपको बता रहा हूँ कि ये फैसला क्या, ये तो हर सूरत में जाएंगे हम, हर वो ऑप्शन जो कि लीगल होगा वो भी अपनाएंगे, और अगर उन्होंने एग्रेशन की तो उसका जवाब उससे ज़्यादा एग्रेशन से दिया जाएगा। कब तक जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? इंडिया ने जो फैसला किया है इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म देखिए ये तो अभी हमारी कैबिनेट डिसाइड करेगी, लेकिन जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। इस पे कैबिनेट का इजलास कब हो रहा है? इजलास का ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर बुलाएंगे, लेकिन अभी जो आप ये कहें कि इंडिया की तरफ से जो कि एक सो कॉल्ड एग्रेशन और एक मीडिया की हद तक जिस तरह उन्होंने हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई है, कर रहे हैं, उसको हम पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके अपनी पोजीशन, अपनी स्ट्रेटजी बता रहे हैं, और उन्हें यह भी बावर करा रहे हैं कि इंडिया ने अगर कोई ऐसी हरकत की तो फिर उसका हमें गिला ना करना। नहीं ठीक है, जवाब आएगा वो तो हो गया एक वॉर की कैफियत, जो आप जंगी कैफियत जिसकी बात कर रहे हैं, कि अगर इंडिया ने किसी कहीं बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, हमला किया मिसाइल के जरिए, जहाज के जरिए, फौज के जरिए, तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि प्रोएक्टिव क्यों नहीं लग रही मुझे हुकूमत? फर्ज करें इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने अनाउंस कर दी और चीज़ें, शिमला माहिदा तो खैर आपने की, उन्होंने उसके खिलाफ आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं, जल्दी से क्यों नहीं जा रहे? इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं? उनकी एक कैबिनेट कमेटी है सिक्योरिटी पे, उसने ये फैसला अनाउंस किया है, उसकी कोई कानूनी हैसियत तो है ना उस फैसले की, उसको लेके आप क्यों नहीं जा रहे? कानूनी उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो क्यों नहीं कर रहे? देखिए अब्सार साहब, बात यह है कि ये जो एक सौ कॉल्ड उन्होंने इस मायदे को मनसूख करने की बात की है, ये जो इंडस ट्रीटी है, ये कोई पानी की टूटी नहीं है कि जैसे इंडिया यूं मरोड़ेगा और वो बंद हो जाएगी। मैंने बात समझ रहे हैं? एस्पेक्ट बताया। नहीं, एस्पेक्ट मेरा सुन लेना, मेरा एस्पेक्ट मेरा भी सुन लें कि ये कोई पानी का नलका नहीं है कि वो उसने बंद कर लिया है और पानी बंद हो जाएगा। अगर उसने ये कोई ऐसी मजमूम हरकत करने की कोशिश की तो उसमें भी महीनों नहीं सालों लग सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि कुछ पानी तो स्टोर तो कर सकता है ना। मैं आपको स्टोरेज की बात बता रहा हूँ कि वो स्टोरेज कोई पानी की टूटी नहीं है जो फौरन बंद कर देगा सिंध के दरिया को। डिले तो कर सकता है, वो तो डिले कर सकेगा, उसमें सालों लग सकते हैं। नहीं, इसलिए ये नहीं है, जो इस वक्त बात सुन लें, ये नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम एक हफ्ता अगर लेट जाते हैं या 10 दिन लेट जाते हैं तो दरिया बंद हो जाएगा। मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं कोई लेट नहीं जाएंगे, जाहिर है इसके ऊपर प्रेशर इंडिया में बढ़ेगा अगर आप जल्दी से जाएंगे तो। अपनी एक लीगल स्ट्रेटजी बनानी है, आपने अपनी टीम बनानी है, आपने इसको कैबिनेट में डिस्कस करना है। यही तो बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें वो है जो नियर फ्यूचर इंशाल्लाह ताला आगे आएंगी, और ये एकतरफा कहने से ना तो मुआहदा ये मनसूख हो सकता है और ना को फौरी तौर पर इंडिया इस पानी को बंद कर सकता है। नियर फ्यूचर से आपकी क्या मुराद है? हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। अच्छा, उसमें फिर एक स्ट्रेटजी बन जाएगी कि बिल्कुल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कब जाना है, किस तरह जाना है। बिल्कुल, ये तो हमारे देखे ना कानूनी माहिरीन का काम है। ठीक है, लेकिन मैं एक आप ज़ाहिर आप तो मेरा ख्याल है कि कानून भी पढ़े हुए हैं शायद, अब वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ आपको कि इंडस ट्रीटी, वाटर ट्रीटी ख़त्म होने के बाद जो ब्यास, सतलज और रावी की किस्मत है वो बदल गई है ना। अब वो वाली सिचुएशन तो नहीं रही, उसकी वो स्टेटस नहीं रहा जो 1960 में था, वही हो गया जो 1960 में था। पाकिस्तान इस पे जोर देगा? देखिए, पाकिस्तान जो है वो हर उस चीज़ के ऊपर बहुत, क्योंकि आपने देखा उसके असरात क्या हुए हैं पाकिस्तान पे, उन 3 दरियाओं के खुश्क होने से पाकिस्तान पे क्या असरात हुए? मैं कहता हूँ नेगेटिव। देखें अफसार साहब, ये जितनी चीज़ें आप बात कर रहे हैं, जो आज की आप प्रोग्राम में आपका मौजू है, मैंने सबसे पहले पाकिस्तान की कौम को अप्रिशिएट किया है कि इसके ऊपर हर पाकिस्तानी के जज्बात वही हैं जो मेरे और आपके हैं इस वक्त। हर पाकिस्तानी इस कमिटमेंट के साथ है कि मुल्क के मफाद के ऊपर 1% भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और हक इंडिया से मांगा नहीं जाएगा बल्कि हक छीना जाएगा। ये हमारी कौम का एक मुसम्मा इरादा है और गवर्नमेंट इंशाअल्लाह ताला इन तमाम इशूज़ के ऊपर बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पाकिस्तान के इंटरेस्ट को पूरी आलमी दुनिया के सामने हमने बावरगम करा भी रहे हैं ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पता चले कि ये सारी कमीनगी इंडिया की है, पाकिस्तान का उठाया हुआ ना ये मसला है और ना पाकिस्तान का जो ये इंडिया पे जो टेरर अटैक हुआ है मकबूजा कश्मीर में, उसमें किसी तरह से भी पाकिस्तान का बिल वास्ता बिला वास्ता कोई ताल्लुक है। इंडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर करवा रहा है और उसके सबूत यहाँ पे कुलभूषण यादव की शक्ल में पकड़े हुए उनके जासूस हैं
उनकी यहाँ पे जिस तरह हमारी ये जो आप देखें हमारा जो ट्रेन का हुआ जाफर एक्सप्रेस का वाक़या है, मतलब वो इससे बड़ी कोई दहशतगर्दी है। दुनिया में किसी ट्रेन के ऊपर इतने बड़ा अटैक नहीं हुआ। ये सारे ताने बाने इंडिया से मिलते हैं, इंडिया ने कभी उसको कंडेम किया? हम तो सबसे पहले जो वहाँ पे कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ है उस पर हमने ज़ाहिर अफसोस किया है, कंडेम किया है इस अटैक को, इंडिया ने कभी किया है? अच्छा तो और फिर पाकिस्तान जिस तरह अपने हालात को बेहतर कर रहा है, टेररिज्म को कंट्रोल कर रहा है, ये बात भी इंडिया से हजम नहीं हो रही। ये सारी चीज़ जो इंडिया इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को और सबको बताने की कोशिश कर रहा है, और ये वाक़या जो उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की है उसके पीछे बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान आज अपने पैरों पे खड़ा है। उसे पता है पाकिस्तान उड़ान भर रहा है, उन्हें पता है कि पाकिस्तान में अमन आ रहा है, और अमन के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। अच्छा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि ये वहाँ से लोग आए थे, तो ये बताइएगा कि जो आपकी हुकूमत पाकिस्तान की जो बातचीत हो रही है सऊदी अरब, ईरान, में ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा, आज चीन के वज़ीर ख़ारजा, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से, इसमें कोई ऐसा साइन, कोई ऐसी ख़बर, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप कौम से शेयर करेंगे जिसमें इन ममालिक में से किसी ने कोशिश की हो या कहा हो कि मामलात को ठंडा किया जाए सब कॉन्टिनेंट में? देखिए, ये तो हर एक की ख्वाहिश है, सबकी ही ख्वाहिश। अमेरिका, चीन, बरतानिया, मैं कहता हूँ जो नाम आपने लिए हैं ना, हर एक की ख्वाहिश ये है कि इस इलाके के अंदर जो है वो अमन रहे। इस रीजन के अंदर जो है दोनों एटमी मुल्क हैं, और ये इशू और ख़ास तौर पे कश्मीर का एक इशू मौजूद है जो कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। और हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त हमारे जो हैं वो कश्मीर के इशू के ऊपर भी पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो रेजोल्यूशंस पास हुई हैं वो पाकिस्तान के हक़ में है। इंडिया ने उसके ऊपर जो है वो एग्रेशन की हुई है उस इशू पे भी। आपको पता है कि 2019 में किस तरह उसने मकबूजा कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हम उसको भी नहीं मानते। अच्छा, लेकिन आपने शिमला मकबूजा कश्मीर का मुसलमान भी उसको नहीं मानते। शिमला एग्रीमेंट को ख़त्म किया आपने, हेल्ड इन अबेंस किया है, ठीक? उसमें आपको एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है। क्या जो एडवांटेज है उसका कि वो अब कश्मीर का इशू बायलैटरल नहीं रहा, आप दोबारा यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी। पाकिस्तान में देखिए, जब भी हमारे कश्मीर के इशू पे यूनाइटेड नेशन में दोबारा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और हमने यूनाइटेड नेशन में जब भी हमारी नुमाइंदगी हुई है, किसी भी दौर में हुई है, हर दौर में प्राइम मिनिस्टर चाहे वो इलेक्टेड हों, चाहे कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर गए हों, इस इशू के ऊपर वहाँ पे जनरल असेंबली में उनकी तकरीर में कश्मीर का जिक्र ज़रूर हुआ है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा दौर वो ठीक है, जिक्र नहीं। अब यूएन रेजोल्यूशन नहीं आए पिछले 25 साल में, 60 साल पुरानी है या 25 साल पुरानी है। मैं कह रहा हूँ क्या नई यूएन रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर आप लाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत डिप्लोमेसी करेगी, कोशिश करेगी? बिल्कुल करेगी। अब शिमला एग्रीमेंट जब आपने हेल्ड इन अबेंस किया उसकी वजह से बिल्कुल करेंगे, और करेंगे। कश्मीर हमारी, ये आप कौन से वादा कर रहे हैं? बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि इंडस रिवर जो ट्रीटी है इसके तहत जो उन्होंने हेल्ड इन अबेंस किया इंडिया ने, तो आप सतलज, ब्यास और रावी पे रिक्लेम करेंगे पानी का हक? मेरा ख्याल है मैं 4 दफ़ा आपको लोअर रिपेरियन का ये 2 पॉइंट्स पे आप कौन से वादा कर रहे हैं? मैं आपको पता नहीं आप क्या मेरे से कहलवाना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं जगह पे आप घुमा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं खबर दे दें आप। खबर मैंने दोनों को आपको दी है। मैंने आपको बताया कि इससे आगे जाके भी हम हर वो काम करेंगे कि जिससे पाकिस्तान का मफाद, पाकिस्तान का इंटरेस्ट, इससे आगे उसको क्या जाएंगे? देखिए, इससे आगे जो मैंने आपको कहा है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम अपने इस रीजन के अंदर जो ममालिक हैं हम उन्हें बता रहे हैं कि इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान का किरदार क्या है। डिप्लोमेसी होती है ना, ठीक। ये तो नहीं होता कि आपने फौरी तौर पे जो है वो दूसरे मुल्क के साथ जंग शुरू करनी होती है। ये वो शुरुआत होती है कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड कंट्रीज इन दिस रीजन दे रियलाइज कि पाकिस्तान हक पे है और पाकिस्तान अपने मफाद पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आप कह रहे जंग फौरी शुरू नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर इंडिया ने शुरू कर दी तो तैयारी है? 100% तैयारी है, इंडिया से ज्यादा तैयारी है, 100%। और इंडिया का जवाब 2019 से बेहतर मिलेगा या वैसे मिलेगा? बेहतर मिलेगा। ये भी बेहतर मिलेगा, ये इंडिया को पता है। वरना इंडिया इस वक्त इंडिया को कैसे पता चला? देखें, इंडिया को कैसे पता? इंडिया को बच्चा तो नहीं है। नहीं इंडिया को पता होता है। अगर कोई मैसेज भिजवाया तो बता दें। नहीं, मैसेज तो उन्हें फोन करके तो नहीं भिजवाया जाता कि हमारे पास आप इतने गोले हैं। 100% इंडिया को पाकिस्तान की जंगी सलाहियत का पता है। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला के फजल से जो कौम का अज़म है उसका पता है, जो अफवाज की तैयारी है, जो फ़ज़ाइया की तैयारी है उसका पता है
इसी वजह से इंडिया ने अभी तक कोई चवल नहीं मारी, ठीक, वरना वो चवल मार चुका होता। उसे पता है कि आगे से जो है उसके दांत तोड़े जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया तारिक फजल साहब, हमसे बात करने का वक्त है। एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो हॉट इशू, जैसे मैंने आपको बताया, सस्ता खून महंगा पानी, क्या पहली आबी जंग खुदा न खास्ता होने जा रही है खित्ते में या नहीं? एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू, सस्ता खून महंगा पानी, पहली आबी जंग क्या हो सकेगी या नहीं होगी, इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर तजज़ियाकार डॉक्टर राजा कैसर अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, और साथ डायरेक्टर रिसर्च ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज में भी हैं। इनसे बात करने से पहले जो पानी का महाज है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक मीम्स का महाज भी चल रहा है। एक मीम्स मुझे बड़ी पसंद है, मैं चाहता हूँ कि आप भी वो ज़रा देखें। तो कह रहे हैं कि जब ताजमहल आगरा फतह हो जाएगा तो ताजमहल के सामने हमारे पख्तून भाई इस गाने पे खटक डांस करेंगे। और इसके अलावा जो मीम्स चल रही हैं पानी के हवाले से, क्योंकि पानी पे हम बात करें, वो ज़रा देखिए आप। ये देखें, अब अमान शुक्ला हैं इंडियन, उन्होंने किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट विद पाकिस्तान कैंसिल। अब पानी कैसे पियोगे, उसे पानी पी के दिखाया जा रहा है। फिर है कि इंडिया पानी खोलो, बर्तन धोने हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर भारत ने दरिया जले में पानी छोड़ दिया और उस पर खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में कि आ गया आ गया आ गया पानी आ गया। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने इतनी सीरियस संजीदा सिचुएशन को भी एक मज़ाहिया तरीके से हैंडल किया है, लेकिन ये मसला बहुत सीरियस है और इस पर एक दुनिया की पहली आबी जंग भी हो सकती है। डॉक्टर राजा कैसर अहमद साहब, आपसे बात का आगाज़ करने से पहले आपका एक मैं ट्वीट लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो कहते हैं प्रोफेटिक वर्ड्स, और आपने पेशीन हुई आज से 5 साल पहले की, कुछ 1-2 हफ्ते पहले की बात नहीं है। 5 साल पहले आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि जो आर्टिकल 370 इंडिया ने ख़त्म किया है उसकी वजह से मुझे ये लगता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करना चाहता है। कितनी अहम बात, ये एक पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल ही ये बात कर सकता है। और उसमें उन्होंने कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड एक्ट जो है ये मोदी गवर्नमेंट के लिए जो लिया गया, अगर उसने, तो पाकिस्तान के लिए बहुत इम्प्लीकेशन होंगी और पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है, अक्लमंदाना है पाकिस्तान के लिए कि वो अपने आप को इसके लिए तैयार करे। और लेकिन 5 साल गुजर गए और अब आके इंडिया ने ये काम कर दिया है और हमारी डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए, हमारी ज़राअत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। इस पर पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया और इसकी वजह यह है कि आइडियोलॉजिकल मोमेंटम ऑफ हिंदुत्व ड्राइविंग करंट पॉलिसीज शोज नो साइन ऑफ एंडिंग एनी टाइम सून, और ये ख़त्म नहीं होगा जल्दी। ये 5 साल पहले कहा डॉक्टर राजा कैसर अहमद साहब ने। क्या है आपके पास वो कोई ग्लोब है जिसमें देख के आपने ये पेशीनगोई की थी और अब ये हो गया? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए, इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी की सियासत को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को हम एक महज एक सियासी पार्टी समझते हैं। ये एक सियासी पार्टी नहीं है, ये एक पूरी नज़रियाती तहरीक है जिसका एक डिफाइंड रिलीजियस एजेंडा है कि उसने एक हिंदू राष्ट्र बनानी है। और ये जब से ये पार्टी बनी है इसने अपने जो गोल्स अनाउंस किए हैं, जिसको ये वन आफ्टर अनदर चेज करते जा रहे हैं, वो उनके अंदर ये चीज़ें पहले से मौजूद थी कि उन्होंने राम मंदिर को तामीर करना है। वो ठीक है, आर्टिकल 370 उन्होंने ख़त्म किया। यहाँ इमरान खान की हुकूमत, जनरल बाजवा आर्मी चीफ, उनको पेंटागन ने सलामी दी और खान साहब ने कहा मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। उस वक्त ये सारा कुछ हुआ, आर्टिकल इंडिया ने कब्जा कर लिया कश्मीर पे। जी सर, आपको कैसे समझ आई कि आर्टिकल 370 ख़त्म करने से ये इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ जाएगा कुछ अरसे बाद? ये लिंक कैसे, ये आवाम को समझाएंगे? जी जी, मैं बिल्कुल अफजार साहब बता देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में जो मोदी का जो पहला दौरे हुकूमत है, जिसे मैं मोदी 1.0 कहता हूँ, और उसके लिए एक सॉफ्ट हिंदुत्व की टर्म मैंने यूज़ की अपनी किताब में भी, ये मैं आपको दे के जाऊँगा। ये मेरी किताब पाकिस्तान फैक्टर एंड द कंपीटिंग पर्सपेक्टिव्स इन इंडिया। ये पार्टी सेंट्रिक व्यू है कि बीजेपी पाकिस्तान को कैसे देखती है और कांग्रेस पाकिस्तान को कैसे देखती है। ये पॉल ग्रेव मैकमिलन प्रेस ने 2022 में ये किताब पब्लिश की। ये इसके अंदर भी मैंने यही चीज लिखी है कि देखें, मोदी ने पहले फेज में 370 और इंडस वाटर ट्रीटी, सर पहले फेज में 2014 से 2019 मोदी ने हिंदुत्व की एक्सेप्टेंस क्रिएट की, बिकॉज इंडिया एक लार्जली सेक्युलर स्टेट था। उस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर उन्होंने अपने हिंदुत्व के लोग लगाए, उन्होंने जुडिशरी के अंदर, एग्जेक्टिव के अंदर उन्होंने पूरा एक बेस उसके लिए वो फराहम की कि जिसके ऊपर कल इंडिया वो बड़े बड़े स्टेप्स ले सके।
ताकि उनको इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस ना आए, ना जुडिशरी की तरफ से, ना लेजिस्लेचर की तरफ से, ना एग्जीक्यूटिव की तरफ से। जब वो ग्राउंड तैयार किया, फील्डिंग सेट की 5 साल लगा के, ताकि आगे जो उन्होंने लंबा एजेंडा उसको एग्जीक्यूट कर सके। और देखिए उसका उनको पे बैक ये मिला कि उनको भारत की इंतखाबी तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट मिला 2019 में। अब जब वो उस मैंडेट के साथ आए, उन्होंने आते ही पहला काम, उन्होंने 2 काम किए। एक, आर्टिकल 370 उन्होंने रिवोक कर दिया, और दूसरा जो सिटीजनशिप शरीयत का बिल था, जिसमें माइनॉरिटीज, क्योंकि वो हमेशा से माइनॉरिटीज को एक बी ग्रेड सिटीजन के तौर पे इंडिया ट्रीट करना चाहता है, कंसिडरिंग के इंडिया जो है वो हिंदूज के लिए, ये हिंदू सोसाइटी के तौर पे रहेगा और इसमें थ्राइव करेगा। तो उन्होंने क्या किया जी, उसमें भी अमेंडमेंट कर दी। और तीसरा जो है उसके बाद, चूंकि मेरी दानिस्त में ये था कि अब जो तीसरा बड़ा स्टेप मोदी ले सकते हैं वो ये है कि वो ये इस इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसके हवाले से वो 2014 की अपनी इंतखाबी तकारीर में भी कह चुके थे कि मैं पाकिस्तान को भारत का पानी नहीं लेने दूंगा। उनकी एक वजीर रेलवे हैं जिन्होंने कहा कि जी हम सिंध ता से पानी का एक कतरा नहीं पाकिस्तान को लेने। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ये मुमकिन हुआ आर्टिकल 370 खत्म करने से, वरना मुमकिन नहीं था? मैं ये समझता हूं कि जो पाकिस्तान का एक कमजोर रिस्पांस गया आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद, उसने ये भारत को ये कॉन्फिडेंस दिया कि हम, अगर देखें इतना बड़ा डिसीजन यूनिलैटरली इंडिया ने लिया और पाकिस्तान ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। और मैं अफसार साहब उस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज में मैं भी एज अ स्पीकर मौजूद था, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, डॉक्टर मोहित यूसुफ उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर थे। मैंने वहां पे कहा कि ये एक हाई टाइम है कि आप शिमला को रिवोक कर दीजिए। ये आपके लिए, इंडिया ने इंटरनेशनलिज्म से कश्मीर डिस्प्यूट बायलैटरलिज्म पे आया शिमला के थ्रू, अब इंडिया ने यूनिलैटरली आर्टिकल 370 रिवोक किया है, आप शिमला को रिवोक करें। ये इंडिया के लिए एक सरप्राइजिंग रिस्पॉन्स होगा। लेकिन बहरहाल तो क्या हम ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि 3 दरिया ब्यास, सतलज और रावी अयूब खान ने इंडिया को दिए? आर्टिकल 370 की रेवोकेशन पे पाकिस्तान का जो रवैया था वो बहुत मायूस कुन था। मुझे सर एक चीज समझा दें, क्या ये जो फैसला कर रहे थे उस वक्त लोग 2019 में, 2018 में, उनकी अकल इतनी नहीं है? सच जवाब दीजिएगा, मैं सच सवाल पूछा आपसे। देखिए अफसार साहब, ये बड़ा ही आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि देखिए कि क्योंकि इस चीज ने इंडिया को इतना बड़ा एडवांटेज दे दिया कि वो इतना बड़ा स्टेप, उनको लगा कि अगर हम कश्मीर को खा पी गए तो हम ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी हमलावर हो सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो पाकिस्तान का रिस्पांस है वो बहुत ही प्रोएक्टिव और वो बहुत ही रोबस्ट है। हमने शिमला अब आके इस वक्त देखें जी, आपने शिमला हेल्ड इन अबेंस कर दिया। वो जो चीज मैं उस टाइम भी मैंने कहा कि आप 2019 में कर देते हो, आपने 2025 में कर दी है। अब आपके पास बहुत बड़ा ग्राउंड है। कश्मीर, आपके जो कश्मीर केस की जो सारी ज्यूरिस्प्रूडेंस थी वो 5 जनवरी 1949 की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पे थी। अब आपका कश्मीर का डिस्प्यूट जो शिमला की वजह से कॉम्प्रोमाइज हुआ था, अब 5 जनवरी 1949 की पोजीशन पे आके खड़ा हो गया। अब आप इंडिया को डिप्लोमेटिक ब्लिट्जक्रीग के थ्रू इंडिया को आप डिफेंसिव कर सकते हैं। अब वो बायलैटरलिज्म पाकिस्तान के गले में नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि जब भी आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाते थे कश्मीर के ऊपर तो वो कहते थे आपने तो शिमला में कहा है कि जी हम बायलैटरली इसको रिजॉल्व करेंगे। अब ये बायलैटरलिज्म खत्म हो गया। पाकिस्तान ने बड़ा एक मुतासर कुन और एक बड़ा प्रोपोर्शनेट रिप्लाई, और उसी दिन हमने जो सबसे हमारा जो डीपली पेनिट्रेटिव मिसाइल है उसी दिन हमने टेस्ट किया और इंडिया को ये बताया। उसका नाम क्या है? शाहीन जो हमारा सर, शाहीन, जिसका जो और उसको हमने टेस्ट किया और हमने इंडिया को ये बताया कि ये हम तैयार हैं और हमारी जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजा कैसर अहमद साहब। वक्त हमारे पास कम है, वक्त हुआ एक ब्रेक कर वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का। और आज का एडिटोरियल हमने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल के ऊपर बनाया है, जिसमें उन्होंने ये साबित किया है कि मोदी सरकार का जो जंगी गुब्बारा फुला रही है उसके अंदर खाली हवा है और उसमें सब्सटेंस उतना नहीं है। हम आपको बताते हैं कि उन्होंने लिखा है कि इंडियन, और उन्होंने भारतीय फौज दफाई तजियाकारों को उन्होंने कोट किया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और उन्होंने कहा कि इंडियन सरकार जंग के नारे तो लगाएगी लेकिन जंग में जाएगी नहीं। और उसकी वजह उन्होंने ये बताया कि 2019 में पाकिस्तान की तरफ से इंडियन तैयारा जब मार गिराया गया तो उसके बाद भारत को एक तल्ख हकीकत का सामना करना पड़ा और वो उनके लिए वेकअप कॉल थी। लेकिन उस वेकअप कॉल के बावजूद जो तैयारियां उन्होंने शुरू की, बहुत पैसा लगाया उन्होंने, लेकिन अभी भी वो तैयारियां इस काबिल नहीं है
कि वो पाकिस्तान के साथ जंग कर सकें। और इसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो फ़ौज है अभी भी वो बोसीदा और पुरानी है, उसका इक्विपमेंट भी बोसीदा और पुराना है और उसमें कोई मॉडर्न आर्मी जैसे क्वालिटीज़ और खुसूसियात नहीं है। मतलब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के मुकाबले पर 10 गुना बड़ी इकॉनमी डिफेंस बजट के लिए जीडीपी का सिर्फ 2% खर्च करती है। 2018 में पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में इंडिया के 68% 68% मिलिट्री साजो सामान को पुराना और बोसीदा करार दिया गया, 24% को प्रेजेंट हालिया मतलब जो काबिल इस्तेमाल है, जबकि सिर्फ 8% को स्टेट ऑफ द आर्ट करार दिया गया। तो उन्होंने कहा कि बहुत तेज़ी से 2019 के बाद इंडिया ने इस बात पे काम किया कि वो अपनी फ़ौज को मॉडर्न करे, जदीद करे, और इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल हथियारों की ख़रीदारी और लोकल डिफेंस पैदावार पे बहुत तवज्जो दी, बहुत पैसा खर्च किया। लेकिन 5 साल बाद भी अभी तक उनको कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं नज़र आ सका। और उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है, जनरल रिटायर्ड दिशांत सिंह दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ के लीड हेड के मुताबिक उसकी वजह यह है कि चीन के साथ जो पिछले 4 साल में जंगी कैफियत जारी है इंडिया के साथ, उसमें इंडिया के बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च हो गए हैं और यूक्रेन जंग की वजह से इंडिया के सबसे बड़ा दफाई सामान एक्सपोर्ट रूस से असले की सप्लाई मुतासर हो रही है। और यह भी बताया गया कि जियो पोलिटिकल सूरत की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, इसलिए भी खरीदारी नहीं की जा सकी। और लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन इतराज़ात के बावजूद रूस से दर्जनों फाइटर जेट्स भी खरीदे गए और अपनी डिफेंस की कमी पूरी करने के लिए अमेरिका से ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल भी खरीदे और इसके अलावा राफेल तैयारे भी फ्रांस से खरीदे। और लेकिन जैसे कि बताया कि रूस से 20% गिर गई है उनकी खरीदारी और रूस से खरीदे गए 5 में से 3 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब किए जा चुके हैं। और कहने का जो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आखिरी जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं वो ये है कि इंडिया लंबी रेस में तो शायद बेहतर हो जाए, लंबी रेस में शायद बेहतर हो जाए, मगर फ़िलहाल जंग का बुखार ही रहे तो बेहतर है, वरना नुकसान हो सकता है। गुड नाइट।